हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम देख रहे थे घटना चक्र पूर्वालोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा योजना आयोग, और जिसको योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया है नीति आयोग। तो चलिए देखते हैं। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। योजना आयोग जो थी तो वो एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं कहीं पर किया गया था योजना आयोग का। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता था। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे तो वो गुलजारीलाल नंदा थे। और इसका मुख्य कार्य जो था योजना आयोग का, तो इसका मुख्य कार्य भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया गया अस्तित्व में। इसको योजना आयोग को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। यहाँ पर नीति जो है तो ये इसका कई बार जो है एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी इसका पूछ लिया जाता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो है तो वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बाकी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वो सुमन बेरी हैं, जो कब से 1 मई 2022 से हैं। इनसे पहले इस पद पर क्रमशः कौन थे, वो अरविंद पनगड़िया और राजीव कुमार थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अब देखते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो वो किया था किसने? नरेंद्र मोदी ने। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में लाया जाएगा और योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा जो है विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ये की गई थी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया था? तो ये लाया गया था कब? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में लाया गया था नीति आयोग को। नेक्स्ट है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अब वर्तमान में है तो वो सुमन बेरी है, 1 मई 2022 से। योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग ये एक संविधानेतर संस्था थी और इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग की भी स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी और इसी तरह नीति आयोग की भी स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर का मतलब कि जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह है नीति आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 में, वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में, निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 में, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था है नीति आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग जो है यही संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त लोक सेवा आयोग का सभी का संविधान में उल्लेख किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था है कौन? योजना आयोग, जिसको रिप्लेस करके अब बन गया है नीति आयोग। यहाँ पर ये जो संघ लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, चुनाव आयोग 324 में और अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 267, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? योजना आयोग संविधान का अंग नहीं है, ये संविधानेतर संस्था है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? तो कौन? योजना आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो संविधान में उल्लेख नहीं है किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का और क्षेत्रीय परिषदों का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग व क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजनाओं के निर्माण में संयुक्त किया जा सके। और योजना आयोग तो एक संविधानेतर निकाय है, ये संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 1950 में गठित किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया है। नेक्स्ट, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और जब इसका गठन किया गया था योजना आयोग का, तो ये तत्काल उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं नेक्स्ट योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग जो है यह नीति आयोग, इसका अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा जो है एक सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, करेक्ट है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यही वाला इनकरेक्ट है, जो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बाकी इसका गठन जनवरी 2015 में किया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। बी स्टेटमेंट है जो यही इनकरेक्ट है। ये क्या है? ये नीति, इसका आयोग का अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कि मतलब अपने कार्यकाल के साथ बदलता रहता है। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? नीति आयोग से संबंधित है कौन? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ये समकक्ष होता है कैबिनेट मंत्री के। देखते हैं नेक्स्ट, इसी एक्सप्लेन देख लेते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। ये दिया गया है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नेक्स्ट, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष रहे हैं वो मनमोहन सिंह रहे हैं, प्रणब मुखर्जी रहे हैं और मोंटेकियस अहलूवालिया भी रहे हैं। बाकी पी चिदम्बरम यही नहीं रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1885 से 31 अगस्त 1887 तक रहे हैं। प्रणब मुखर्जी 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये 4 जुलाई 2006 से 26 मई 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। फिर 2015 में जो है इसको रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। दूसरा इसका कारणक है, यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। बिल्कुल इसका कार्य यही है कि यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। लेकिन ये इसकी जो है क्या सही एक्सप्लेन नहीं करता है, ये अपनी अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं को निर्माण करता है और इसे दिए गए विवेकाधीन संविधान इतर अधिकारों व संदर्भाधीन जो विषयों की व्यापक प्रकृति के कारण न केवल बल्कि क्या है ये संघ बल्कि राज्य हेतु भी आलोचकों द्वारा इसको आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? ये प्रस्ताव जो दिया था किसने? एम.वी. माथुर ने दिया था। योजना आयोग और वित्त आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था एम.वी. माथुर ने। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। पहला है, भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। बी स्टेटमेंट है, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, तो यही वाला सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, तो ये सभी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला है, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। बिल्कुल करती है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। बिल्कुल सुझाती है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हुए तो दिशा निर्देश प्रदान करती है, दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। योजना में धन आवंटन सुझाती है, धन आवंटन नहीं सुझाती है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसके जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसके प्रमुख कार्य हैं, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो भारत में कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद की योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। तो ये सभी इसके कार्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। बाकी अध्यक्ष और वित्त आयोग नहीं सम्मिलित होते हैं। बाकी संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। यहाँ पर दूसरा जो है छोड़ के बाकी 1, 3, 4 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके सदस्यों का जो है प्रावधान है किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा प्रशासक होते हैं। योजना आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका मुख्य संबंध है, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करनी हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और योजना आयोग का सचिव जो होता है इसका पदेन सचिव होता है और योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो ये भूमिका जो निभाते हैं कौन? सचिव योजना आयोग के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो ये करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। बिल्कुल आते हैं। एक गैर संवैधानिक निकाय है, संविधानेतर है। एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक नहीं है, संविधानेतर है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठकें होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि यही वाला जो है इनकरेक्ट है, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था कब?
1952 में केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। एक यह गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रमुख होते हैं इसके प्रधानमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के प्रस्ताव के प्रावधानों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार इसकी बैठक होने का प्रावधान किया गया है। और योजना आयोग के जो समापन के बाद गठित नीति आयोग की शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल का स्वरूप लगभग राष्ट्रीय विकास परिषद जैसा ही तथा इसके साथ ही अब राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका भी शेष नहीं रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की आखिरी जो है 97वीं ये है 57 नंबर की बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 2012 में हुई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग टॉपिक की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोकपाल। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों, जिससे मतलब कोई भी एक नागरिकों की शिकायतें हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनके निवारण की हेतु एक संस्था बनाई जाती है जिसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। यह स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना कब? 1809 में स्वीडन में की गई थी। स्वीडन में 1809 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्समैन के समकक्ष जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को इसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ये सभी संस्थाएं जो है तो ये गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक संस्था निकाय हैं। ये सभी निकाय जो है तो ये गैर संवैधानिक है। संविधान में इनका कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है, वैधानिक निकाय हैं। ये उपर्युक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे पिनाकी चंद्र घोष, ये इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 28 मई 2022 से न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। फिर इसके बाद कब? वर्ष 1967 में के हनुमंतैया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कब? 1972 में हुई थी। और ध्यातव्य है कि उड़ीसा ऐसा पहला राज्य है, उड़ीसा जो है ऐसा पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया गया था, मगर वहाँ इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। जो ये अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल फिर उसको क्या करता है, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। वर्ष 1993 में गठित बोहरा समिति कभी कभी ये जो है कई बार मैचिंग में पूछ लेता है कि बोहरा समिति और आगे जो है दे देगा ईयर, किस ईयर में इसका गठन किया गया था। कई बार जो है समितियां या आयोग जो है तो इसी प्रकार मैचिंग में पूछ लेता है। तो बोहरा समिति गठित की गई थी कब? 1993 में। इस बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए इसका संबंध किससे है। तो बोहरा समिति का संबंध जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच जो मतलब गठजोड़ हो जाती है, जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच क्या है रिश्तेदारी बन जाती है, उनकी जांच करने से है। राजमन्ना आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी हो गया। ये
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक मतलब कि यह भी गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल होते हैं कौन? प्रधानमंत्री होती हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होती हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होती हैं तथा राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। ये सभी मिलकर जो है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित जो है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र जो है सलाहकारी प्रकृति की होती है। इसकी शक्ति जो होती है तो मात्र ये सलाहकारी प्रकृति की होती है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 ये भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकने हेतु पात्र बनाता है। आयोग के गैर सदस्यों जिसमें सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिनमें से एक महिला होंगी और संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से इसके सदस्य होते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाने का संबंधी इसमें प्रावधान है। यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। और जो ये राज्य मानवाधिकार आयोग है इसकी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है जिसे विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के विधि कार्य विभाग की अधिसूचना द्वारा गठित किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया था 1955 में एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया तथा इसे संसद के 1992 के अधिनियम 17 मई जो कि 1993 से प्रभावी है के तहत सांविधिक या मतलब वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा पहले 5 समुदायों जिसमें शामिल थे कौन? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। फिर 27 जनवरी 2014 को जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया गया, मतलब कि इनको भी इसमें शामिल कर दिया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग का प्रमुख कार्य था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। एक जो है अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया गया और एक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के परस्पर करार और उन राज्यों के विधान मंडलों की इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु भी उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 316 के खंड 1 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो वो राष्ट्रपति करेंगे। और जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। राज्य लोक सेवा आयोग है तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्य के राज्यपाल करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। ना कि संविधान के अनुच्छेद
संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के जो व्यय होती है तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन? तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल थे कौन? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसमें प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई थी। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 से अधिक सदस्यों का प्रावधान है। 28 मई 2022 से न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती इस संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी स्थापना का जो है सुझाव दिया था और इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया। बाद में 1967 में की हनुमंतैया के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हो गया। ओमबुड्समैन का जो भारतीय प्रतिमान लोकपाल है, यह एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1909 में स्वीडन में की गई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो सर्वप्रथम अनुशंसा की थी किसने? ये की थी किसने? भारत की प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में से 70 तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमबुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, ये है लोकपाल। नेक्स्ट, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओमबुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष थे कौन? मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? ये रखा गया था 1968 में संसद में। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जहां पर यह 1969 में पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक क्या है, व्यपगत हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में कौन से कथन जो है सही है? तो पहला स्टेटमेंट, लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया। दूसरा है, श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया। तीसरा है, इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया। फोर्थ है, सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो वाला केवल इनकरेक्ट है, बाकी यहाँ पर सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री थे वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना गया था और बाद में लोकपाल व लोकायुक्त से संबंधित विधेयक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 से इसने कानून का रूप ले लिया। देखते हैं नेक्स्ट है, लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में से सम्मिलित हैं। तो सम्मिलित हैं कौन कौन? सम्मिलित हैं अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े और शांति भूषण। बाकी ये प्रशांत जोशी और किरण बेदी सम्मिलित नहीं है इसमें कौन? 5 सदस्य थे, जिनमें शामिल अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े एवं प्रशांत भूषण। देखते हैं नेक्स्ट निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में हुई थी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1972 में की गई थी। उड़ीसा ऐसा पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1997
जो है ये 1970 में पारित किया था, 1970 में पारित किया था, लेकिन वहाँ यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आ पाई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? ये की थी किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है, तो ये कितनी है? 8 वर्ष है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पद धारण अवधि वर्तमान में है कितनी? 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है, तो वो है कौन? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? देखते हैं किसने किसने। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न उत्तर पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया तब इसका जो आंसर कुछ और था। अब हम बात करेंगे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को ले लिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर कथन ए कह रहा है, कथन ए है अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान की परिभाषा में नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक शब्द की जो है भारत के संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ये कहीं पर अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा का प्रावधान नहीं किया गया है भारत के संविधान में, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी परिभाषा का कहीं पर भी संविधान में बात नहीं की गई है। इसका कारण है अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए आर और दोनों सही है, परंतु ये इसकी सही एक्सप्लेन नहीं करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है तथा अल्पसंख्यक आयोग जो है सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक है, क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है, ना कि संविधान में कहीं इसके गठन की बात की गई है। देखते हैं नेक्स्ट है भारत में अल्पसंख्यक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 5 समुदायों तथा मुसलमान, सिखों, बौद्ध, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया। भारत में सबसे छोटा समुदाय, धार्मिक समुदाय जो है पारसी समुदाय है। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। यहाँ पर जो ये कोड दिए हैं कुछ अलग ही प्रकार के दिए हैं, इसलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 समुदायों को ही अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया गया था, लेकिन वर्तमान में क्या है 6 है, क्योंकि इसमें जैनों को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब कौन कौन है इसमें? मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन है, इनको सबको शामिल कर लिया गया। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक में अधिसूचित किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 के संसदीय अधिनियम द्वारा 17 मई 1993 से प्रभावी बनाया है तथा इसे सांविधिक दर्जा दिया है, जिसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास 1978 में किया गया था। और अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी समुदाय है, किंतु इससे भी छोटे अनेक जो धार्मिक समुदाय विद्यमान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बोहरा समिति देश के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए
राजनेताओं और अपराधियों की रिश्तेदारी के लिए जो है इनकी रिश्तेदारियों की जांच करने के लिए बनाई गई थी। कब? 1993 में। और अपनी इसने रिपोर्ट भी अक्टूबर 1993 में प्रस्तुत की थी। देखते हैं नेक्स्ट। उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट की थी। तो वो कौन थी? बोहरा समिति ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ये की थी किसने? राजमन्नार आयोग ने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस हम इसने 21 नंबर तक क्वेश्चन ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम 22 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।